आज सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी, तीसरा हिस्सा। आदि, गेट बंद कर लो बेटा। घर के गेट से बाहर निकलते हुए मैंने आवाज लगाई और आदतन बाईं ओर लगी अपनी ही नेम प्लेट पढ़ने लगा। राजवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PWD। कोई 6 महीनों बाद बदल जाएगी ये तख्ती। मेरे नाम के आगे रिटायर्ड लिख जाएगा। 32 साल की सरकारी सेवा की समाप्ति। मैं दुखी सुनाई पड़ रहा था क्या? ना, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मुझे सुकून था कि मैंने रिटायरमेंट से पहले ही सारी जिम्मेदारियां निपटा दी। बेटे आदित्य, बेटी शिविका की शादी कर दी, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया और यहाँ जयपुर में घर बनवा लिया। और क्या चाहिए? अरे पापा जी, आप गए नहीं? दरवाजे से बाहर निकलती बहू सुरभि ने टोका तो मैंने हाथ हिलाकर हाँ चलता हूँ कहा और निकल गया। कार की पिछली सीट पर बैठा मैं इस शहर को थोड़ा थोड़ा जागते देख रहा था। दुकानों के शटर खुलने लगे, बच्चों से भरी स्कूल बसें, ऑटो इत्मीनान से चल रहे थे। नौकरी पेशा लोग टिफिन और बैग थामे सिटी बसों की ओर दौड़ रहे थे। मेरी कार भी अगले चौराहे से बाएं मुड़ी। मैंने शिविका को फोन लगा दिया। मैं अक्सर इसी वक्त उससे बात करता था। वो चाय की चुस्कियों के साथ पापा ये पापा वो करके किस्से सुनाती और मेरा रास्ता कट जाता। लेकिन आज वो चुप थी। उसका गुड मॉर्निंग पापा और कहाँ पहुंचे आप पूछना भी फीका था। क्या हुआ शिवी, सब बढ़िया ना? मैंने बाहर देखते हुए पूछा। ठीक ही है पापा। जवाब के साथ मुझ तक पहुंची उसकी गहरी सांस कुछ और ही कह रही थी। खैर, जरा सी परेशानी में भयंकर टेंशन लेने की आदत थी उसे, तो मैंने जानबूझकर दोबारा पूछा नहीं, बल्कि बात पलट दी। 4 साल से तेरी शिकायत थी ना कि मैं रुकने के लिए नहीं आता, अब आऊंगा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, कितने दिनों के लिए आऊं? 15 रोज या 2 महीने? जितना आपको ठीक लगे। चलिए फोन रखती हूँ, आप ऑफिस पहुंच गए होंगे। कहते हुए उसने फोन रख दिया। आज शायद पहली दफा उसने पहले फोन रखा, वरना उसकी बातें इतनी जल्दी कहाँ खत्म होती थी। कोई बात होगी, शाम को बात करूंगा उससे, इत्मीनान से पूछूंगा। पार्किंग में कार लगवाकर मैं बैग और टिफिन निकाल ही रहा था कि जेब में पड़ा मोबाइल बजा। शिवी का फोन था। कुछ कहना भूल गई होगी मेरी लाडो। मैंने लड़ाते हुए कॉल रिसीव की। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, मैं वो कल सुबह वहां आ रही हूँ, उसने अटकते हुए कहा। मैं चौंक गया। यूं अचानक नहीं आती थी वो। महीने भर का गाना और 2 महीने की तैयारियां होती तब आती थी वो मायके। अचानक? सब ठीक है ना बेटा? कोई बात हुई क्या? मैंने पूछा तो उसकी उखड़ी हंसी मुझे सुनाई दी। बोली, क्यों पापा, मैं वहां बिना वजह नहीं आ सकती क्या? तेरा घर है, तू कभी भी आ बेटा। मैंने तमाम सवालों को किनारे सरकाते हुए उसे कह तो दिया, लेकिन दिमाग मन पर नाखून खुरचता रहा कि यूं अचानक आना क्या था? कुछ आम या फिर कोई बिगड़ी हुई बात? मायके बेटियों के मन के सबसे अजीज कोने होते हैं, जहां सुख का स्वाद ज्यादा और दुख की तकलीफें कम लगती हैं। अगली सुबह शिवी 9 बजे ही आ चुकी थी। मेरे सामने लगे तख्त पर बैठी थी, दोनों हाथों से चाय का कप थामे उसमें झांकते हुए। उसकी तीखी नाक जरा और सिकुड़ गई थी, जूड़े में बंधे घुंघराले बाल आधे खुल आए। सुरभि उसके लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना रही थी। बस भाभी, अब नहीं लूंगी। इस दफा उसने दिया तो शिवी ने प्लेट सरका दी। बस एक ले लो जीजी। सुरभि जिद करने लगी तो वो बोली, अरे यहाँ इतना खिला देते हो तो वापस जाने पे सब पूछते हैं कि। कहते हुए उसकी आवाज जरा हल्की हो गई। कि कितनी खातिर करवा के आती हो? तो कहने दो उनको। हाँ नहीं तो। कहते हुए सुरभि चली गई और मैं शिवी की चुप्पी पर कान लगाकर बैठ गया। ये जो बातों के बीच की चुप्पियां होती है ना, चुगली बहुत करती हैं। जैसे कानों के इर्द गिर्द हाथ लगाकर फुसफुसाहट के साथ कोई 7 तालों में बंद राज बता रही हूं। राज ही तो थी उसकी चुप्पी। बीते 1.5 दिन से मैं शिवी के कमरे से गप्पों की आवाज,
हंसी ठट्ठों का शोर सुन रहा था, लेकिन सिर्फ सुरभि की आवाज का। आज शाम भी सुरभि उसे कोई मोहल्ले का किस्सा सुना रही थी। मैं और आदि भी वहीं चले आए। फिर ना वो वर्मा आंटी का चेहरा देखने लायक था। झूठ जो पकड़ा गया था उनका। सुरभि ने हंसते हुए कहा तो शिवी बोली, कुछ लोग बदलने के लिए नहीं बने होते भाभी। कहते हुए वो संजीदा हो गई। मैं उसे एक टक देखने लगा। उसने देखा कि मैं देख रहा था तो उसकी भवों के बीच जो घुमाव पड़ा था वो उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। बोली, पापा आप भी रिटायरमेंट के बाद ये गॉसिप ग्रुप ज्वाइन करोगे? ना बेटा, मेरे बस की कौन। कहते हुए मैं उसके बगल में बैठ गया। उसका हाथ थाम कर थपथपाने लगा, जैसे तब करता था जब वो परेशान होती थी। वो कहती, अब क्या करूं पापा, और मैं यूं ही थपकी देकर कहता, सब ठीक होगा, टेंशन मत ले। सुरभि की बातें चलती रहीं, एक किस्से से दूसरे, दूसरे से तीसरे। शिवी ने शुरू में हाँ हूं कहा, लेकिन बाद में वो भी बंद। सब ठीक तो है ना बेटा? बहुत देर रोका हुआ सवाल मैंने पूछा। शिवी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर मेरे कंधे पर सर रखते हुए बोली, मैं अब यहां ही रहूंगी पापा। पगली, तेरा मायका है, कभी भी रहने आ सकती है तू। आदि ने ऐसे कहा जैसे पूरी बात सुनी ही ना हो। मैं वापस नहीं जाऊंगी भैया, हम अलग होना चाहते हैं लीगली। ये आखिरी शब्द कहते हुए उसका गला रुंध गया। आदि सुरभि सन एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। शिवी भी बर्फ सी जम गई। बस एक मैं ही था जिसमें हरकत थी। मेरा हाथ अब भी शिवी की हथेलियां थपथपा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। बीती रात शिवी ने जो कहा वो घर के तमाम कोनों से टकराकर बार बार हम तीनों के कानों पर खट खट कर रहा था, खाली कैरम बोर्ड के किनारों पर टकराते किसी स्ट्राइकर की तरह। सुबह का समय था। मैं डाइनिंग चेयर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुरभि मेरे सामने चाय रखकर जा चुकी थी भीतर आदि के पास। गुड मॉर्निंग पापा, अपने कमरे से निकलते हुए शिवी ने कहा। कल से थोड़ा खुली थी उसकी आवाज़। आजा चाय पी ले। अखबार तह लगाकर साथ पड़ी कुर्सी पर रखते हुए मैं उठा और केतली में से चाय कप में उड़ेलने लगा। मैंने एक नज़र उसे भी देखा। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को घुमा रही थी कि कसावट ढीली कर सके, जैसे ये कसान उंगली में नहीं गले में महसूस हो रहा हो। अरे पापा जी, मुझे बुला लेते हैं। तभी सुरभि और आदि भी वहीं आ गए। सुरभि कप के नीचे कोस्टर लगाते हुए बोली, सब रिश्तों में झगड़े होते हैं जीजी, ऐसे अलग होने की बात थोड़े करता है कोई। शिवी कप के किनारे पहुंचते हुए बोली, कोई हाथ उठाए तो? बार बार ऐसी आदत की तरह जो छूटती नहीं, तब भी नहीं। कहते हुए उसकी आवाज कांपी, जैसे वो चोट, वो तकलीफ इन शब्दों के साथ फिर देह पर बरसी हो। तूने पहले क्यों नहीं बताया? उसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं अभी बात करता हूं उन बदतमीज लोगों को तो मैं। कहते हुए मैं मोबाइल उठाने लगा तो आदि ने रोका। काम डाउन पापा, बीपी शूट हो जाएगा, हम बात करते हैं ना इत्मीनान से। मैंने शिवी को देखा। वो अपनी चूड़ियों के नीचे कुछ ताक रही थी। मैंने उन्हें सरकाया। पुराने जख्म पर उभरी नई चोट दिखी मुझे। कब से? मैंने पूछा तो गले से कुछ उतारते हुए बोली, करीबन 2.25 साल से, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के बाद। बताया क्यों नहीं? पूछते हुए मुझे शर्म आई। शर्म की मैं कैसे नहीं जान पाया। बड़ा घर, अच्छा पहनावा, रहन सहन देखकर समझ नहीं पाया कि बेटी के होठों की मुस्कान तकलीफ का पर्दा भी हो सकती है।
मायके से जाते वक्त फूट फूट कर रोना हमेशा मोह नहीं होता। अगले रोज कॉलेज से मैंने छुट्टी ले ली। आदि भी दफ्तर सिर्फ जरूरी मीटिंग के लिए गया। कसम लेकर गया कि मैं शिवी के ससुराल बात ना करूं। नहीं की मैंने बात। शाम हो चुकी थी। ऑफिस से आकर आदि मीटिंग की बातें सुना रहा था। आराम कुर्सी पर बैठा मैं इंतजार में था कि कब वो फोन उठाएगा और शिवी के ससुराल मिलाएगा। आदि, कॉल करूं उन्हें? लंबे इंतजार के बाद मैंने खुद ही पूछा। वो जवाब देने के बजाय शिवी के सामने बैठ गया। उसकी हथेलियां थामते हुए बोला, देख शिवी, जो कुछ उन्होंने किया ना, उसका सबक तो सिखाएंगे उनको। पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं, फिर उस घर में कोई भी तुझको कुछ नहीं कहेगा। क्यों, ठीक है ना? शिवी उसके हाथ से हथेलियां खींचते हुए बोली, हाँ, पुलिस कंप्लेंट होगी तो वो लोग डरेंगे। मुझे उस घर में पूरे रौब दाब के साथ जगह मिल जाएगी, लेकिन प्यार वो कैसे मिलेगा भैया? रिश्ते रेशम जैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि सूत की डोरी जैसे हों। रेशम के बंधन वक्त के साथ ढीले होकर खुल जाते हैं। सूत जकड़े रहता है अपने सिरे को कसकर, और छूटता भी है तो एक उम्र के साथ गल कर, खत्म होकर। शिवी को आए 7 रोज बीत चुके थे और मैं अब अपना बैग खाली कर रही थी। मैं उसके कमरे में बैठा उसे देख रहा था। उसकी गर्दन पर सूखे खुरंट को, जिसे वो किसी नेकलेस का इन्फेक्शन बताती थी। पापा, अलमारी में रखने के लिए नेप्थिलीन की गोलियां ले आना, उसने हैंगर में साड़ियां लगाते हुए कहा। हाँ कहते हुए मैं कपड़ों वाली पन्नी में लपेट कर रखे उसकी शादी के लहंगे को देखने लगा। इसके लिए कितना दौड़ाया था उसने। कोई छुट्टी ऐसी नहीं बीती जिसमें हम बाजार न गए हों। पापा, आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट, कहकर वो मेरा हाथ थामती और दूसरी दुकान को बढ़ लेती। मैं दिन भर उसकी कलर कॉम्बिनेशन पर रिसर्च सुनता और भीतर पलते डिजाइनर की लालसा दर्जी पर निकालते देखता। तेरी शादी के बाद 2 बार गंगा नहाऊंगा, मैं अक्सर कहता और वो पूछती, क्यों, कुछ स्पेशल क्या? हाँ, एक बार तेरी शादी का नाहन और दूसरा तेरे लहंगे का। मैं कहता तो वो, पापा कितने गंदे हो आप, कहकर गले लग जाती। उसका सर थपथपाते हुए मेरा मन और आंखें दोनों भर आते। उसके दूर जाने का एहसास ही आंखें नम कर देता था। जब मैं और उसकी मां कन्यादान कर रहे थे तो उसके हाथों को हिमांशु की हथेली में रखते हुए जाने कितने आंसू गिरे होंगे। लग रहा था जैसे हथेलियां फिर थाम भी पाऊंगा या नहीं। जब विदाई पर वो पलटकर मेरे सीने से लगी तो भयंकर खालीपन महसूस हुआ। दिल हुआ कि छुड़ा लूं उसका हाथ, कह दूं कि मैं नहीं कर सकता अपनी बेटी को खुद से दूर। पापा, चाय पियेंगे? उसकी आवाज पर मेरा ध्यान टूटा। हाँ कहते हुए मैंने वो लहंगा ढूंढा। वो अब नहीं था। कहाँ रखा होगा? अलमारी में आगे या पीछे दुबका कर? छुपा ही दे तो बेहतर, वरना कौन सा नग उसके मन में चुप जाए कौन जाने। अलमारी बंद करके वो रसोई को बढ़ी तो मैं भी चला आया। लॉबी में बैठा आवाज सुनता रहा कि कब बर्तन उठाया, कब गैस जलाई, पानी पलटने की आवाज, डिब्बे खोलने की आवाज, सब सुनता रहा। भाभी, चाय पत्ती किस में रखी है? रसोई से आता शिवी का सवाल भी सुना और सुरभि के रसोई में जाने के बाद आने वाला उसका जवाब भी। ये तो रखा है। वैसे जीजी सब चीजें जान लो, अब तो यहीं रहना है ना? जाने ये शब्दों की तासीर थी या फिर मन का कड़वापन। बड़े कसैले लगे थे सुरभि के शब्द। चाय की मिठास भी वो कड़वा जायका नहीं हटा पाई। शिवी मेरे सामने खामोशी से चुस्कियां भर रही थी और मैं उलझा था कि क्या यहाँ शिवी की जिंदगी आसान रहेगी? ये घर उसका उतना ही अपना बन पाएगा जितना शादी के पहले था? जो रिश्ते मेहमान बनकर आते हैं उनका हमेशा के लिए रह जाना अखरता है। सुरभि और आदि को भी शायद अखर रहा था शिवी का आना। सुरभि की गप्पें बंद हो चुकी थीं। नंद भाभी के हंसी मजाक रूठे रहने लगे। आदि भी दफ्तर से आकर सीधा कमरे में चला जाता। हाँ, कभी मन करता तो डिनर के वक्त पूछ लेता, शिवी मन लग रहा है ना? और वो भी बस हाँ में सर हिला देती। कभी बोलती नहीं कि मन नहीं लगता भैया। लगता है कि ट्रेन के उस भरे कोच में बैठी हूं जहां लोग तो बहुत हैं लेकिन कोई अपनी पहचान का नहीं जिससे बोला जा सके।
वो इतवार की सुबह थी। शिवी की बोरियत दूर करने के लिए आज मैं ही उसे घुमाने ले आया। दोपहर की धूप में अरावली की पहाड़ियों के साथ लगे आमेर किले में थे हम, ऊंची जाती सीढ़ियों पर एकदम चुप बैठे हुए। वो घुटनों को जोड़े बैठी थी और मैं उसके पाँव के बिछुए देख रहा था। थोड़े मैले हो गए थे, नेल पॉलिश भी उतरी हुई थी। पापा, एक बात पूछूं? लंबी चुप के बाद वो बोली, पूछना बेटा। कहते हुए मैंने उसका कंधा थामा। यहाँ आकर मैं आपकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रही ना? पूछकर वो चुप हो गई। मैं उसकी हथेली भींचती उंगलियां देखने लगा। उन उंगलियों के बीच उसका मन मुझे दिखाई दिया, मसलता मसोसता हुआ। मैंने वो उंगलियां सीधी की, कहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तकलीफ है कि तू इतना कुछ सहती रही। तू बेटी है इस घर की, किसी को क्या तकलीफ होगी मेरे बच्चे? और खबरदार ऐसा कुछ सोचा तो। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे से फिक्र उतर गई, लेकिन मेरे मन में चिंता सुलगने लगी। सोचने लगा कि मेरे होने तक तो सब ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद कैसे रहेगी? सुरभि आदि का रवैया कैसा रहेगा? जब जब मैं ये सोचता तो वो दूर दराज के रिश्तों वाली बुआएं मौसियां याद आती जो उम्र के आखिरी सालों में अपने भाई भतीजों के जिम्मे रहती थीं, चुपचाप एक कोने में किसी गुजले बिस्तर में सिमटी हुई। रात को हम बाहर से खाना खाकर घर पहुंचे। सुरभि आदि के लिए खोए की कचौरियां ली थीं। वो अपने कमरे में थे तो मैं पैकेट वहीं देने चला आया। दरवाजा बंद था। संदों से उनकी बातें बाहर आ रही थीं। शिवी के बारे में बात हो रही थी। मैंने सब सुना। आदि की फिक्र की कहीं शिवी यहीं रही तो मेरी जायदाद 2 हिस्सों में बटेगी। सुरभि को चिंता थी कि बुढ़ापे तक शिवी को कौन ढोएगा। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया था उसने। दिल हुआ कि दरवाजा धक्का देकर खोल दूं और तरीके से पूछूं कि कब इतने मतलबी हो गए हो तुम लोग। थोड़ी देर में आवाजें बंद हो गईं। मैंने दरवाजा खटखटाया। पापा, क्या हुआ? आदि ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो पैकेट पकड़ाते हुए मैंने कहा, परसों हिमांशु को बुलाया है, तुम भी छुट्टी ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहते वक्त आदि की आंखें चमकी, जैसे परसों हिमांशु आएगा, बात बनेगी और शिवी चली जाएगी वापस ससुराल। वो सुबह बड़ी अजीब थी, या यूं कह लो मैं ही अजीब था। अपने कमरे में घड़ी के सामने खड़ा ड्राइंग रूम से आती आवाजें सुन रहा था, हिमांशु और आदि की आवाजें। उन्हें सुनते हुए एक पागल सी इच्छा हो रही थी कि हिमांशु को वापस भेज दूं, कह दूं कि मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं वहां चला आया। आदि और सुरभि हिमांशु के अगल बगल वाली कुर्सियों पर थे। मैं और शिवी ठीक सामने बैठ गए, आमने सामने किसी बटे हुए खेमे की तरह। चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा, तुम दोनों समझदार हो, फिर ये सब कैसे? अपनी बेटी से पूछिए ना। वो मेरी बजाय शिवी को देखते हुए बोला। उसने नहीं बताया कि गलती किसकी थी? उसने गर्दन झटकते हुए कप वापस रख दिया। चाय छलक कर मेज पर गिर गई, मेरे सब्र की तरह। तो गलती पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं बार बार। घर में यही देखा है क्या तुमने अपने? मैंने पूछा तो वो बिलबिला गया। पापा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं भी करता था, लेकिन अब मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। शिवी ने मेरी उंगली पकड़कर रोका, जैसे उसकी मां करती थी। उसकी उंगलियों का कंपन मेरे गुस्से को पिघला गया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सही कहते हो, गलती शिवी की थी कि ये चुप रही। गलती मेरी भी थी कि मैं परख नहीं पाया, और उन लोगों की भी जो चाहते हैं कि अब भी। कहते हुए मैंने खुद को रोक लिया। क्या अपने घर की बखिया उधेड़ता, वो भी उसके सामने। अच्छा बेटा, पापा मम्मी को नमस्ते कहना, कागज जल्दी भिजवा दूंगा। कहते हुए मैंने हाथ जोड़ दिए। वो गुस्से में पांव पटकते हुए चला गया। उसके जाते ही आदि सुरभि के चेहरे वापस से 3 रोज पुराने हो गए। हाँ, शिवी जरा सुकूनमंद थी। मेज से सामान समेटकर सुरभि चलने लगी तो मैंने उसको रोका और बैठने का इशारा करते हुए कहा, एक फैसला किया है मैंने, अपने फंड, प्रॉपर्टी, सब चीज के बंटवारे का फैसला। जी, वो तो होना ही था। सुरभि बुदबुदाई। मैंने नजरअंदाज करते हुए कहा, 3 हिस्से होंगे, शिवी का, आदि का और एक तुम्हारा भी है बहू। ये सुनकर तीनों चौंके। सुरभि थोड़ा ज्यादा। उसके चेहरे का रंग बदलते देख रहा था मैं। जानती हो ये फैसला क्यों किया मैंने? शिवी को देखकर।
बेटी बेटे को जायदाद में हिस्सा मिलता है, लेकिन बहू को नहीं। जैसे बहू परिवार की जिम्मेदारी ही ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवी अलग होगी। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को, उनसे जुड़े रिश्ते को आशीष देते हैं कि वो लंबे चले, उम्र भर चले। मेरा भी आशीर्वाद है तुम दोनों को। कहते हुए मैं खड़ा हुआ तो जरा सा लड़खड़ा गया। शिवी ने फौरन मेरी बाजू थाम ली। जानती हो बहू, कभी कभी रिश्तों को आशीर्वाद नहीं लगता, वो टूट जाते हैं। इसीलिए हर घर में ये तीसरा हिस्सा होना चाहिए बहू के लिए। ये कहते हुए मैंने शिवी को देखा तो उसने मेरी बाजू 2 दफा थपका दी, जैसे मैं उसे बचपन में किसी अच्छे काम के लिए शाबाशी देता था। ठीक वैसे मेरे लिए वो थपकियां किसी अवार्ड से कम नहीं थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।